नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आज की खास चर्चा में आपका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, आज हम बात करेंगे दिल्ली से जुड़े मुद्दे की। जी हां, दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुला हुआ है इन दिनों, और जिम्मेदार है वो गाड़ियां जो अब कबाड़ में जाने की कतार में खड़ी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बंद की जा रही है। लेकिन क्या इससे वाकई सांसें राहत पाएंगी? तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं विस्तार से कि क्या मामला था जो हमारे दर्शक नहीं देख रहे। देखिए, दिल्ली सरकार ने केवल 2 दिन पहले ही जारी किए गए प्रतिबंध 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने को स्थगित कर दिया है। इसका कारण भी आपको बता देते हैं। पेट्रोल पंपों पर स्थापित एनपीआर कैमरों और सिस्टम में तकनीकी खामियां, जैसे कि हम आपको बता दें, बिगड़ी कैमरे सेटिंग, एचएसआरपी पहचान न होना और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश न मिलना, पूरे एनसीआर में सिस्टम का अभाव, जिससे वाहन मालिक पड़ोसी जिलों में जाकर ईंधन प्राप्त कर सकते थे। लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी इस बीच सामने आई है, जो कि हम बता रहे हैं आपको। कई ने ये कहा कि 15 साल रोड टैक्स देने के बाद केवल 10 साल वाहन का उपयोग कर पाना अनफेयर है। तो दिल्ली सरकार ने सीएक्यूएम से आग्रह किया है कि पूरा एनसीआर एएनपीआर से जुड़े बिना ये प्रतिबंध लागू नहीं होना चाहिए। पर इसी बीच 2 बड़े सवाल भी उठते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बिना पूरी तैयारी की ये प्रतिबंध लागू करना सरकार की जल्दबाजी थी? और अगर हम दूसरी बात करें तो जब दिल्ली ने इसे स्थगित कर दिया था तो एनसीआर के अन्य शहरों में इसे कब और कैसे लागू किया जाएगा? आज इसी पूरे मामले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर हमारे साथ है। संजीव जी का सबसे पहले हम बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। संजीव जी, वार्म वेलकम आपको। थैंक यू वेरी मच रितिका। संजीव जी, काफी गरमाया हुआ मुद्दा कह सकते हैं। सीधी बात करते हैं, पूरा मुद्दा आप जानते हैं, मामला आप जानते हैं, क्या कुछ चल रहा है। आपसे सीधी बात मैं जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ पुरानी गाड़ियों को बैन करने से दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी? एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब लोगों के पास क्या विकल्प बचे हैं? और साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि क्या सख्ती सिर्फ गाड़ियों पर ही होनी चाहिए? क्या बिना पूरी तैयारी के ऐसे आदेश लागू करना सरकार की जल्दबाजी थी? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? रितिका, पहले तो इसको इस तरह से समझें कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो है वो 40% लोग चलते हैं, सिर्फ 60% लोग अपना खुद का व्हीकल यूज करते हैं। 100%। सेकंड चीज मैं कहूंगा कि इन व्हीकल से, जो खुद का व्हीकल यूज करते हैं, उससे 60, मतलब अगर यो कहिए कि 35 से 40% तो जो है पोल्यूशन व्हीकल से नहीं होता। व्हीकल से पोल्यूशन होना, आप ये मान लीजिए कि 65% व्हीकल पोल्यूशन करता है। तो आप 35% जो पोल्यूशन है वो पास के नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनकी पराली की वजह से हो सकता है, फैक्ट्री में जो फैक्ट्रीज का आउटकम आता है उससे हो सकता है, और साथ साथ में जो नए कंस्ट्रक्शंस में चलते हैं उसकी वजह से होता है। तो व्हीकल को बैन करना, व्हीकल 10 साल पुराने या 15 साल पुराने व्हीकल को बैन करना, मेरी खुद की राय ये कहती है कि एनजीटी जब कहती है कि साहब आप पोल्यूशन को कंट्रोल करें, तो बाकी के 35% पे कोई ध्यान ना दे करके सिर्फ 65% पे ही ध्यान दिया जाता है, पहली बात तो। और 65% पे भी मैं अगर ये कहूं कि सिर्फ व्हीकल जो 10 साल और 15 साल पुराने की बात करते हैं, उससे भी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। विदेशों में रितिका, अगर आप ये देखेंगे कि व्हीकल जब इंश्योरेंस होता है उस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज पूरी तरह से उस करते वक्त उसका जो है वो कितना पोल्यूशन निकाल रही है, कितना उसके अंदर जो है वो सिस्टम्स हैं, वो सारा चेक करने के बाद ही इंश्योरेंस होता है। इंडिया में जब पोल्यूशन कंट्रोल की बात की जाती है तो 100 रुपए लेकर के 1 साल तक ये गाड़ी को इंश्योर कर दिया जाता है कि आप गाड़ी कोई आपकी बिल्कुल फिट रहेगी और उसके अंदर कोई तेल में मिलावट हो चाहे कुछ भी हो, आपकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं करेगी। तो कितना बड़ा आप लोग समझिए कि पहले तो जो है वो बहुत सी गवर्नमेंट की खुद की रूलिंग्स हैं जिसकी वजह से ये पोल्यूशन फैल रहा है, और उसके बाद जो आदमी कार लेता है वो ये मान करके चलिए रितिका 6 से 7 साल का लोन लेता है ना। और डीजल की कारें, ये मान लीजिए कि लोग जब वो लोन लेते हैं तो उसके दिमाग में ये रहता है कि कहीं अगर बाहर अंदर भी जाना होगा तो डीजल की कार उसको बाद में किफायत पड़ेगी। तो वो अपने 2-2.5 लाख रुपए पेट्रोल की गाड़ी से ज्यादा देकर के डीजल की कार लेता है, और 7 साल से कम लोन, 5 साल से कम लोन होता नहीं है। और उस तरह की पोजीशन में जब आपकी गाड़ी चलती बहुत कम है, अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल यूज हो रही है देन इट इज ओके। जो लोग घर के लिए लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 5 साल में इतना ज्यादा यूज हो पाती है।
जगह पे जाना है तो वो 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर चला सकते हैं। तो 10 साल के बाद आप उनको ये बोलते हैं कि अब आपकी गाड़ी जो है कंडम हो गई। मुझे ये चीज दिल्ली गवर्नमेंट की कह लीजिए, चाहे आप प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं रितिका। प्रॉब्लम ये है कि 35% जो पोल्यूशन का पार्ट है, जहां से पराली है या जहां से जो है कमर्शियल चीजों से पोल्यूशन आ रहा है, उसको आपने देखा नहीं। आपने ये देखा नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त 4000 इलेक्ट्रिसिटी बसें चल रही हैं सिर्फ दिल्ली में, जरूरत है 10,000 की। ठीक है। तो आपने जहां 60% लोग ट्रेवल अपनी गाड़ियों से करते हैं, तो वो क्यों करते हैं जब उनके पास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? तो आपने उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो डेवलप किया नहीं, और साथ साथ में आपने जो है वो जो खुद की गाड़ी है उसको भी 10 साल बाद लोन उतरे चाहे ना उतरे, चाहे उसका चाहे पोल्यूशन कर रहे हैं, आपने टाइम फ्रेम में लिए जो टाइम फ्रेम, राइट। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। और ऐसे सवाल से मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने पराली का जिक्र किया, अन्य कार्यों के बारे में आपने बात की, तो जब कारखाने की अगर हम बात कर ले संजीव जी, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। कारखाने की बात करें, पराली की बात करें, निर्माण कार्य भी उतना ही जहर फैला रहा है। अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो सख्ती गाड़ियों पर ही क्यों? क्या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर में और भी तो प्रदूषण के स्रोत हैं, आपको क्या लगता है प्राशर जी, क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, जब आप ऐसी चीज को पकड़ोगे, आपसे जो पोल्यूशन कंट्रोल करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनसे आपका जो है वो सब कंट्रोल होता नहीं है। आपसे जो है वो, अगर आप कहोगे कि आप बसेस ले सके दिल्ली गवर्नमेंट, जो 4000 बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ 10,000 चाहिए, वो आप नहीं करते। आप दिल्ली में लोकल इलेक्ट्रिसिटी की बसें, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कार या इस तरह का व्हीकल पे आप लोन पे सब्सिडी दे दे, तो दिल्ली के लोग जो है डेफिनेटली जो आने वाली परचेजिंग कारें हैं उस सब्सिडी के तहत वो इलेक्ट्रिक ले लें। प्लस आप चार्जिंग स्टेशंस दीजिए, ताकि वहां पर आपको कन्वीनियंसली आपका बंदा सुविधा हो सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसको वहां की सुविधा मिले। बिल्कुल। तो सॉरी, तो हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं सर, आप बताइए प्लीज, आप जारी रखें। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको ऐसा लगता है कि ये जो जनता है, ये इसके ऊपर जो भी आप बोलते जाएंगे जनता सुनती जाएगी। कभी आप बोल दीजिए एनजीटी, कभी आप बोल दीजिए कुछ भी, लेकिन अगर आप इसका ड्रॉबैक देखिए कि जरूरी है कंट्रोल करना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली सरकार को ऑर्डर देती है कि वो कंट्रोल करे, तो उसके बाकी की 35% तो कंट्रोल होता नहीं है। अपना लेवल कंट्रोल होता नहीं है कि वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे। जगह जगह जाम लग जाता है, आपके हाईवेज, आपके पुल्स जो है वो अप्रोप्रिएट रोड को, और इतने हिंदुस्तान में आज की डेट में धरने प्रदर्शन होते हैं कि कभी एक गली में जाम, कभी दूसरे गली में जाम। तो जो दिल्ली में गाड़ी चलाने वाला है, जब वो चला रहा है तो पोल्यूशन, गाड़ी खड़े खड़े जो है वो अपना पोल्यूटेड हो रही है, इतना पोल्यूशन कर रही है। तो ये सब चीजें तो गवर्नमेंट का काम है ना। सिर्फ एक कारों को बंद कर दिया जाए, मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है, आपके कुछ पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी संजीव जी मैं, कि जब अगर हम बात करें, आपकी बात से ही मैं एक चीज जानना चाहूंगी भाई, जब तकनीकी तैयारियां कह सकते हैं कि अधूरी थी, तो दिल्ली सरकार ने बिना पुख्ता सिस्टम के प्रतिबंध लागू क्यों कर दिया? बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं इन चीजों से। देखो, तकनीकी जो है, जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आपको 500 से ज्यादा कैमरेज चाहिए जो कि सब सिस्टम पे लगे हुए हो, पहली बात। दूसरी बात, जो गाड़ी के नेम प्लेट्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कौन सी गाड़ी कब की पुरानी है, कब की नहीं है, ये चीजें अभी तक जो है वो, जब आपका पूरा सिस्टम, जो अदर स्टेट्स, इतने सराउंडिंग स्टेट्स हैं, जब वो सारे के सारे जो है वो गाड़ियां, आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते, आप कैसे करेंगे? एक पिछले दिनों में आप ये मान करके चलिए कि इस वक्त जो 20 लाख के करीब करीब जो है वो कारें हैं, और 40 लाख से ऊपर जो है ये ओल्ड जो है वो व्हीकल है, जो मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर्स कह लीजिए। तो अगर बाय द वे, अगर आपके पास में इतना सिस्टम नहीं था, और मैं तो इस सिस्टम से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पोल्यूशन कंट्रोल को कंट्रोल कीजिए रितिका जी, बिल्कुल पॉइंट है। लोगों को, बिल्कुल आप लोगों पे ये, आप व्हीकल की एज पे क्यों जाते हैं? आप जो है उसके सिस्टम को, आप जो इंश्योरेंस कंपनी जब उसका हर साल इंश्योरेंस करती है, यूएस में बड़ा फंडा क्लियर है कि आप जो है इंश्योरेंस जो है वो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता, गाड़ी किस तरह से बंदा चला रहा है, उसके पीछे कितने फाइन लगे हैं, गाड़ी की पोजीशनिंग क्या है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस की जो है वो वैल्यू तय होती है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि गाड़ी का मॉडल कौन सा इंश्योरेंस कर दो। चलाने वाला बंदा अगर बाई दो जगह ऑलरेडी पुराना एक्सीडेंट कर चुका है, वो गाड़ी मेंटेनेंस नहीं रखता, तो ये सब चीजें भी इन्वॉल्व होकर के इंश्योरेंस की कॉस्ट आती है। इसमें ही इंश्योरेंस ऐड कर दीजिए कि अगर आपका व्हीकल पर ईयर जो है वो आपको इस थ्रू से नहीं गुजरता, इस प्रोसेस से नहीं गुजरता, तो वी विल नॉट अलाउ दैट।
Okay. तो आपको इस सिस्टम को इस तरह से लचीला रखिए। सारा आप ये सोचते हैं कि 10 साल बाद बैन लगा देंगे। एक आदमी का जिंदगी में सपना होता है कार लेने का, एक उसकी किस्तें वो भरता है बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल, कई बार बिल्कुल। वो उतने इंजॉय भी नहीं कर पाता, और आप उसको जो है वो तोड़ देते हो। आपने बाहर की बात की, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर। तो हमने बात की, तो वहां पर एक कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर एक डिसीजन होता है, चीजों को किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपसे जानना चाहूंगी, अब हम अगर बात करें सर, आम जनता की बात करें, आपने आम जनता के मुद्दों को समझा, उसी को आप जो है लोगों तक रख रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार की अगर हम इस फैसले की बात करें तो आम जनता को क्या नुकसान और क्या राहत मिलेगी? देखो, राहत की जहां तक बात हुई कि अगर आप इन सब चीजों के सुझावों पे काम करते हैं, ठीक है। अगर देखो, पहले तो ये कहा जाता था कि ग्रीन अगर होगा तो पोल्यूशन कम होगा, अगर इलेक्ट्रिक बसेस होंगी तो जो है वो डीजल और पेट्रोल से कम, सीएनजी से कम मिलेगा। तो ये तो राहत की खबरें होते होते भी जो एक्यूआई लेवल है दिल्ली में, आप ये मान करिए चलिए कि जब पराली और ये सर्दी आने वाली है 400 से ऊपर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। खासकर कुछ एरिया जहांगीरपुरी वगैरह ऐसे एरियाज हैं जहां 550-500 तक पहुंचता है। इस एक्यू लेवल में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो 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 बुजुर्ग हैं, उनकी सांस लेने की दिक्कत इतनी ज्यादा होती है कि आदमी का जीना दुर्भर हो जाता है। बाहर से जब आदमी दिल्ली जाता है तो उसको लगता है कि वो नर्क में आ गया है। तो उसको कंट्रोल करना, आम आदमी की जिंदगी को कंट्रोल करना जरूरी है, इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना। लेकिन इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी को ही जो है बलि का बकरा बनाया जाए, मैं इसमें सहमत नहीं। बहुत से इश्यूज मैंने आपसे कहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो है वो जो जब रितिका, एक चीज मैं कहूंगा कि पराली को जलाने के लिए एक स्पेसिफिक मशीन आती है, उस मशीन पे भी सरकार लोन देकर के किसानों को ये कह सकती है, पाबंद कर सकती है कि साहब आप इस मशीन को यूज कीजिए, नहीं तो पराली मत जलाइए। मैं बड़ा फ्रीली बताऊं, मैं लास्ट ईयर पंजाब गया, जब पंजाब में और दिल्ली में दोनों की गवर्नमेंट थी, तो केजरीवाल जी कहते थे कि पंजाब से पराली नहीं जल रही है, और मैं उसका विटनेस था कि मैंने पूरे टूर में जो है पराली जलते हुए देखी। तो आप पॉलिटिकली जब आप किसी चीज को हाईलाइट या हाइड करते हैं तो जनता पे ही असर पड़ता है। लेट इट बी क्लियर, अगर पराली है तो उनको इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाएं ताकि वो एक साइंटिफिक वे में चलाएं। अगर आपको लगता है कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कमजोर है, लोग अपने 60% पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं, उस कमजोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसको चलाएं। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि व्हीकल नए लिए जाएं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिस्काउंट सिर्फ दिल्ली के लिए दे सकते हैं, आप चार्जिंग स्टेशन लगाएं। तो जनता को राहत तो मिलनी जरूरी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ ये राहत नहीं हो सकती कि जिस आदमी ने कार ली उस कार को जो है वो आदमी खत्म कर दे और उसके बाद में जो है उसको बोलो कि अभी तो दिल्ली जाना, कोई आदमी दिल्ली जा रहा है, वो तो डर लगता है उसको कि कहीं ऐसी जगह से जो उसकी गाड़ी 10 साल पुरानी किसी दूसरे स्टेट में चल रही है और दिल्ली में जाकर के गाड़ी उठ जाए, और 5-5 करोड़ के ठेके दिए गए हैं कि गाड़ियां उठाने के, कि साहब गाड़ी कंडम हो गई है, इसको उठा लो यहां से। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे एक माफिया एक्टिव हो गया है दिल्ली में, सरकार चाह करके और ना चाह करके, मुझे नहीं पता इस चीज को, कि उसको भी प्रमोट कर रही है। तो आम जनता को तो जो है वो राहत देने की बात से ज्यादा और ज्यादा मुश्किलें फेस हो रही हैं। थोपने वाली बात, एक तरह से जो आपकी बातों से समझ में आया है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ जनताओं का जो बयान भी सामने आया है, जिस तरीके से आर्टिकल न्यूज़पेपर मीडियाज में देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि थोपने वाली कहीं ना कहीं बात है। एक आखिरी सवाल संजीव जी आपसे मैं करना चाहूंगी, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे थे, तो उसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे संजीव जी लेना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक या सीएनजी गाड़ी हर व्यक्ति अब कैसे अफोर्ड करेगा, किस तरीके से मेंटेन कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि कैसे। जवाब चाहूंगी आपसे संजीव जी। रितिका, देखो कोई भी आदमी अगर बाय द वे 2 व्हीलर अफोर्ड कर रहा है तो उसके बाद में उसकी इच्छा होती है कि वो 4 व्हीलर ले, लेकिन 4 व्हीलर अगर 10 साल के बाद में जीरो हो जाएगा तो वो उसके लिए तो वो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। आज की डेट में जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक कंपनियां आ रही हैं, लेकिन उनको भी नेटवर्क के लिए सरकार को सुविधा देनी पड़ेगी, जगह जगह पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिक जो है वो चार्जर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के जो है और धीरे धीरे करते, जैसे जैसे दिल्ली में खासकर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जहां पर जो है वो जो इलेक्ट्रिक कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पर टेस्ला का जो है वो ऑस्टिन में बेस है, तो वहां पर ऑस्टिन में इलेक्ट्रिक कंपनियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने लोगों को सस्ता देती हैं
ताकि एटलीस्ट उनके वहां पर तो कॉल्यूशन हो। तो ऐसे दिल्ली में अगर हम लोग इस तरह की जो है वो गवर्नमेंट को सब्सिडी दे, जैसे सोलर में देना शुरू किया, तो क्यों नहीं दिल्ली के लोग उस सब्सिडी के रेट में जो है अवेल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो व्हीकल पे जा रहे हैं और 10 साल बाद वो सोच करके जा रहे हैं कि जब तक किस्तें उतरने के बाद हम इंजॉय करना शुरू होंगे तब तक सरकार इसको जीरो कर देगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर सब्सिडी मिले, अगर चार्जिंग पूरे मिले और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको एक रेंज में आ जाए तो क्या दिक्कत है। अभी तो रेंज भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आ जाए सब्सिडी के बाद में तो लोग जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसों में भी तो सफर कर ही रहे हैं ना, 4000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में भाग रही हैं, तो 10,000 चाहिए राधर। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो जिंदगी कंफर्टेबल होनी चाहिए वो गाड़ी भी होनी चाहिए, अच्छी सांस भी होनी चाहिए और आदमी को उसके पैसे की वैल्यू भी मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी सफल, आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं संजीव जी, देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां सफल नहीं हो रही। आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं सुविधा बन जाएगी या खतरा बन जाएगा ये? रितिका, ये देखो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस वक्त अगर आप ये देखें तो हिंदुस्तान में धीरे धीरे करते हुए पिकअप हो रही हैं। सिर्फ एक ही चीज जो है इसमें ड्रॉबैक है कि वो 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर से ऊपर एवरेज नहीं देती। और किसी आदमी को अगर अपनी गाड़ी रखता है और उसको इमरजेंसी में अगर आउट ऑफ द स्टेशन जाना पड़ता है तो वो उस 300 किलोमीटर की गाड़ी को रात को निकाल करके उसका डेयर नहीं होती, क्योंकि अभी उसको जो आगे चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो ऑन द वे नहीं मिलते। तो ये सब चीजें अगर बाय द वे शुरुआत से अगर उसको ये कहा जाए कि ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा सब कुछ है, तो आप आराम से लीजिए, तो लोग ले लेंगे। जहां तक आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, इट हैज बीन प्रूव्ड फैंटास्टिकली, दे आर डूइंग गुड। ओके संजीव जी, आज की चर्चा के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर किसी की चर्चा में आपसे जरूर मिलेंगे। आपने अपना मत रखा, अपनी बात रखी और हम उम्मीद करते हैं कि जनता को काफी कुछ आज जानकारी मिली होगी, काफी सहमत होंगे आपकी वार्तालाप से। और फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर न्यूज 21 के संजीव प्राशर जी हमारे साथ थे। आपने उनकी पूरी बातचीत में सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी राय, अपने मत को व्यक्त किया है। तो देखिए, एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली की बात चल रही है, जिसमें दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है और अब बारी है उन गाड़ियों की जिन्हें सरकार ने प्रदूषण का दोषी ठहराया है। क्या सिर्फ गाड़ी बैन से बदलेगा कुछ? लेकिन क्या सिर्फ पुरानी गाड़ियां ही इस जहरीली हवा की दोषी है? क्या कुछ है? देखिए, गाड़ी तो कबाड़ हो जाएगी, लेकिन अगर यही हाल रहा तो हमारी सांसें भी कबाड़ हो जाएंगी। फैसला किया गया है, लेकिन क्या कार्रवाई भी उतनी सख्त होगी? देखना बाकी है। फिलहाल के आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज 21। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।